गिनी गुणांक जिसको जी से सूचित करते हैं, यह लॉरेंस वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल है। और जी निकालते कैसे हैं? छायांकित क्षेत्रफल जो ए है और दूसरा है कि पूर्ण समता रेखा ओ बी के नीचे का जो कुल क्षेत्रफल जिसको ओ सी बी कहते हैं वो। जी अगर 0 है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय मिल रही है। जी अगर 1 है तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय मिल रही है। इसलिए गिनी गुणांक को अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा। गिनी सूचकांक तब प्राप्त होता है जब हम गिनी गुणांक में 100 से गुना कर देते हैं। लॉरेंस वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या फिर कुटनेट्स की विषमता वक्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लॉरेंस वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स और लॉरेंस ने प्रकाशित किया था और गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। कोरोडो गिनी ने किया था जो कि इटली का था। प्रोफेसर अमित सेन ने लास्ट में आर्थिक कल्याण के लिए एक फार्मूला निकाला जो उन्होंने आय के स्तर और वितरण के आयाम को रखा है इसमें, जिसके अनुसार उनका फार्मूला है W=μ ब्रैकेट में 1 - G, जिसमें से W तो कल्याण हो गया, फिर म्यू हो गया प्रति व्यक्ति आय को, G हो गया विषमता का आय। निरपेक्ष गरीबी क्या है? पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं की अगर कमी है तो निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। यह न्यूनतम जीवन स्तर पर प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रथम महानिदेशक जो थे R वायर्ड थे, जो 1945 ईस्वी में उन्होंने निरपेक्ष गरीबी का प्रतिमान किया था। भारत में निर्धनता, तो व्यक्ति की निर्धनता को रेखा से नीचे माना जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। और निर्धनता के जो प्रमुख मापक हैं भारत में डांडेकर तथा रथ है, BC मिन्हास है और PD ओझा है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करती है। विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा जो है 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है, जो कि 2011 की कीमत पर है। और ये 15 सबसे निर्धन देशों के प्रति व्यक्ति आय के औसत के रूप में लिया गया था। भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास क्या है? भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपनी पुस्तक में गरीबी के मापन को जी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। नीलकांत दांडेकर और VM रथ के भी फार्मूले 1971 में आए, जिसको NSS के आंकड़ों से लिया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में वो समर्थ थे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वो गरीबी रेखा से नीचे आते ही 1960 से लेकर 61 के आंकड़े पर आधारित थे। एक आंकड़ा 1973 से 74 पे आधारित था। और वाई के वलत समिति कहते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में है क्या? शहर में कम से कम 2100 कैलोरी मिल रहा हो और गांव में 2400 कैलोरी मिल रहा हो तो बोलेंगे कि गरीबी रेखा से वो ऊपर है। दूसरा है कि लकड़वाड़ा समिति 1993 ईस्वी में इसकी रिपोर्ट आई थी। इन्होंने टोटल 35 गरीबी रेखाएं बताई थी, जो शुरुआत में 28 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा, शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा को उन्होंने अलग अलग सूचकांक से दिखाया था। फिर आ जाता है सुरेश तेंदुलकर समिति। यह खदानों के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताओं पर डिपेंडेंट है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया था। फिर इसके बाद C रंगराजन समिति भी आया, जो कि खाद्य एवं कृषि संगठन गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण अर्थात कैलोरी मूल्य के आधार पर ही किया था। इसका वर्ष था 2011 से 12। राज्यों में जो सर्वाधिक निर्धनता अनुपात पाया गया है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर लगभग 40% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य
एवं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं। सबसे पहले अन्नपूर्णा योजनाएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का। तो अन्नपूर्णा योजना जो है गाज़ियाबाद के सिकोरा से प्रारंभ हुआ था। ये 2000 में स्टार्ट हुआ और अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से स्टार्ट हुआ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। पहला है कि यह अधिनियम कुल जनसंख्या का लगभग 67% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र 75% और शहरी क्षेत्र में 50% लोग शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत 5 केजी चावल, गेहूँ, मोटे अनाज दिए जाते हैं और 1 केजी रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। और 6 महीना बाद तक आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया कराया जा सकता है गर्भवती महिला को। और दूसरा है कि इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ता को संबंधित राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ता भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2006 से स्टार्ट हुआ। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से स्टार्ट हुआ था। इसके नीति निर्माता जयाद्रेंज था, जो बेल्जियम के एक अर्थशास्त्री हैं। इसमें अनुदान 90-10 के अनुपात में किया जाता है। इसका उद्देश्य 100 दिनों तक रोजगार प्रदान करना है और 15 दिनों तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे की होगी और सप्ताह में 6 दिन का काम करना होगा। और यदि कोई अपंगता हो गया, कोई दुर्घटना हो गया तो 25,000 रुपया मिलेगा। काम 5 किलोमीटर के अंदर ही कर सकता है और अगर उससे 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो 10% की अतिरिक्त मजदूरी मिल जाएगी। और काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उसका प्रारंभ जो वर्ष है, जैसे मरुभूमि विकास कार्यक्रम 77 से 70 काम के बदले अनाज, वही 77-78 अंत्योदय योजना, 77-78 ट्रांससेम, 79 एकीकृत ग्रामीण विकास 1980 में, ड्रवका 1982, इंदिरा आवास योजना 85-86 में चला है राजीव के समय, जवाहर रोजगार योजना 1989 और इसमें 3 योजनाएं चलाएं, नेहरू रोजगार योजना और 10 लाख कुआं योजना। 1993 में 2 योजना चली है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना। 1957 से लेकर 2000 में चला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और लास्ट में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, जनश्री बीमा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, आश्रय बीमा योजना, जेपी रोजगार गारंटी, भारत निर्माण कार्यक्रम और लास्ट में है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 2 मई 2015 को स्टार्ट हुआ। ये लगभग 2 लाख का बीमा प्रदान करता है और वार्षिक प्रीमियम मात्र 12 रुपये की है। जनधन जमा धारक 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता है और अगर सामान्य रूप से मृत्यु हो रही है तो भी 30,000 रुपये प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना भी 2015 से स्टार्ट हुई थी। इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 रुपये वार्षिक होगा उसमें अंशदान देगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी 2015 से स्टार्ट हुआ। इसके अंतर्गत सरकार 2 लाख रुपये दे सकती है अगर कोई दुर्घटना हो गया तो। इसका जो अंशदान होता है 330 रुपये वार्षिक होगा और ये 18 से 50 वर्ष की आयु वालों के लिए है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अधिनियम 2009 में बना और दूसरा है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया। ये भाग 3 में अनुच्छेद 21 को का भाग है और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बना हुआ है। प्रवेश के लिए ना किसी प्रकार की फी ली जाएगी और ना ही किसी प्रकार की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान अधिनियम भी आया, जिसमें गरीबी निवारण और शिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के कारण साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी पश्चिमगामी कड़ियों की दृष्टि से देखते हुए भारत सरकार अधिनियम ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था, जिसमें से ये जो अनुपात है 60-40 का है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य में 90-10 का है। विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम ये 1995 में शुरू हुआ था, जिसमें कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए लगभग 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन देने का व्यवस्था किया गया था। और अगर
अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो उसको 7,000 कैलोरी तथा 2,000 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था है। मध्या तो ये जो मध्याह्न का भोजन है वो तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, जिसको बाद में पीएम पोषण योजना के रूप में और चलाया गया 2021 से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से स्टार्ट हुआ है। इसके अंतर्गत एक आशा आता है। आशा मतलब होता है एक क्रेडिटेड ए सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। इसमें 1,000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। और फिर इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी और उसका उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं कौन है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, फिर स्वस्थ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना, श्रमेव जयते, फास्टैग, जीवन प्रमाण और मिशन इंद्रधनुष। ये 2014 तक किया गया था। 2015 में किया गया है नीति आयोग, हृदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या बेटी समृद्धि योजना, ये सारा 22 जनवरी को हुआ था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास, सागर माथा परियोजना, मुद्रा बैंक योजना, जननी सुरक्षा योजना, उजाला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर, कायाकल्प जन स्वास्थ्य, DD किसान चैनल, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमूर्त, स्मार्ट सिटी परियोजना, डिजिटल इंडिया, इंद्रधनुष यानी कि सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण बॉन्ड योजना, स्वर्ण बुलियन योजना, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम योजना। फिर इसके बाद 16 में भी कई सारी योजनाएं आई, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामोदय से भारत उदय और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और नमामि गंगे। फिर 2017 में कई सारे चीज़ें आए, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, उड़ान, संपदा, कृषि प्रसरण उद्योग पर केंद्रित, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मातृत्व लाभ कार्यक्रम, जिज्ञासा शादी सुगन योजना, स्वास्थ्य बच्चे स्वस्थ भारत, सौभाग्य योजना, गरीबी भारत छोड़ो अभियान, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, जीरो हंगर कार्यक्रम। फिर भारतमाला परियोजना 2017 24 अक्टूबर, एक धरोहर गोद लो योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना, भारत नेट योजना, सुरक्षित शहर योजना। फिर इसके बाद 2018 आ गया समग्र शिक्षा अभियान, वंदन योजना 14 अप्रैल 2018 को हुआ था, सेवा भोज योजना, PM आशा, आयुष्मान भारत योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, PM किसान योजना। फिर 2019 में PM श्रम योगी पान धन योजना, PM कुसुम योजना, PM किसान पान धन योजना, PM कर्मयोगी मानधन योजना, सुमान सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, अटल भू जल योजना। फिर इसके बाद 2020 आ गया सागर मित्र योजना, ग्राम भंडारागार योजना, धान्य लक्ष्मी योजना, किसान रेल योजना, कृषि उड़ान योजना, विवाद से विश्वास योजना, टीवी हारेगा देश जीतेगा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना, गोइंग ऑनलाइन एंड लीजर्स, आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना। फिर 2021 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, PM केयर्स फॉर द चिल्ड्रन योजना, PM गति शक्ति योजना। फिर 2022 में स्माइल यानी कि मुस्कान योजना, ट्रांसजेंडर समुदाय बेकारियों के कल्याण के लिए, और DNT सीड योजना, डी नोटिफाइड खानाबदोश और अर्ध घुमंतिक सदस्यों के कल्याण के लिए। तो सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ही एक भाग है, जो कि 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जाता है, जिसका न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये तथा अधिकतम 1.15 लाख रुपया होगा। इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमानीय होगी। और वाल्मीकि अम्बेडकर मालिन बस्ती आवास योजना भी बनाया गया है,
ये 2001 से शुरू हुआ था। इसमें केंद्रीय सरकार का योगदान 50% का होता है। मिशन इंद्रधनुष ये 2014 से प्रारंभ हुआ है और ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसमें बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, जिसको कहते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ये 1975 में प्रारंभ हुआ था और 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता था और उन्हें ऋण प्रदान किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई, जो लगभग 300 दिन तक कार्य करती है। इनका काम पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण, शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये 1000 की जनसंख्या पर एक होता है। जनजाति बहुल क्षेत्र है तो 700 की जनसंख्या पे होगा। राजस्थानी या पहाड़ी क्षेत्र है तो 300 की जनसंख्या पे होगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना 20 जुलाई 2004 से हुई थी। ये ST, OBC और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 75% स्थान उसी के लिए है। बाकी 25% तो उन लोगों के लिए जो गरीब है। और फिर कुटीर ज्योति योजना 1988 से 89, तो 400 की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को हो और 1 करोड़ निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम प्रतिमाह अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका दाम 3 रुपये प्रति किलोग्राम और 2 रुपये प्रति किलोग्राम कुछ होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से वह निःशुल्क LPG प्रदान करेगा। 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा और कनेक्शन लेने के लिए, और गिव इट अप भी अभियान चलाया है इसके लिए। दीनदयाल उपाध्याय योजना, जिसको DDU-JKY कहता है, 2014 से प्रारंभ हो गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की जाए तो ये बैंक खातों के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि रखना आवश्यक नहीं है, ये बताता है। ओवरड्राफ्ट कर सकता है लगभग 10,000 तक। पहले तो 2,000 तक ही कर सकता था, 5,000 तक ही कर सकता था। दुर्घटना धारक को लगभग 2 लाख तक दिया जाएगा पैसा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना की विशेषता क्या है कि ब्याज दर, मतलब कि इसमें ब्याज दर कम लगेगा और फिर 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शिशु ऋण 50,000 रुपये तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक और तरु ऋण 5 लाख से 10 लाख तक दे देगा। आत्मनिर्भर भारत योजना में क्या है कि 2020 को प्रारंभ हुआ। मंत्री निर्मला सीतारमण थी। सब्सिडी प्रदान की जाएगी और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है नए रोजगार को प्रोत्साहन देना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 से प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य है 30.8 गीगावाट उपलब्ध करना 2022 तक। मातृत्व वंदना योजना देख ले तो ये 2017 को प्रारंभ हुआ था और ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना 2021 के नाम से जाना जाता है। ये गर्भवती महिलाओं को लगभग 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करता है और ये उसी को मिलेगा जिसकी उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक है। स्वामित्व योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6.62 लाख गाँवों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें लोगों के संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में क्या है कि ये 2020 में आई थी। इसके पहले नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी। इस बार जो आया है वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने बनाई थी और इसके अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा GR के साथ पूर्व विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, लेकिन अब 5, 3+3+4 का पैटर्न लागू किया जाएगा और इसमें 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी और 3 वर्ष का प्री स्कूली शिक्षा मौजूद होगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये रेहड़ी और पेटरी वालों छोटे सड़क किराताओं को खुद का काम कर सके उसके लिए पैसा देगा, लगभग 10,000 तक का ऋण दे देगा। आयुष्मान भारत की बात की जाए तो 2018 के बजट में इसको भी शामिल किया गया है और ये लगभग 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा और 10 करोड़ BPL धारक परिवार को लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना के प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। और इसका जो उद्घाटन किया था भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किया था और ये रांची में किया था। और आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ABHWC का उद्घाटन 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किया गया था।
नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़ लेते हैं कि नई आर्थिक सुधार की स्वरूप सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1985 में बनाई थी। दूसरा लहर जो था नरसिंह राव के समय आया था 1991 में, और यानी कि उसका कारण था कि खाड़ी युद्ध, और दूसरा है कि भारत के भुगतान संतुलन की समस्या। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे। पहला तो निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा विश्व व्यापारीकरण। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए थे। सार्वजनिक व्यय की शक्ति से नियंत्रित किया गया था। कर एवं विभिन्न राजस्व को बढ़ाना था। केंद्र और राज्य की जो सरकारें थी उसमें कम से कम राजकोषीय अनुशासन हो, ऐसा कुछ किया गया। अनुदान राशि में कटौती की गई। मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय भी अपनाए गए थे। 18 उद्योग को छोड़ के सबके लिए लाइसेंस लेना आसान कर दिया गया। एमआरटीपी कंपनियों को विनियोग हेतु एमआरटीपी आयोग से मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित कर दिया गया और निजी क्षेत्र को बहुत सारी स्वतंत्रता दे दी। बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व सीमा को मतलब बढ़ा दिया गया, और निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% हिस्सा तक खरीदने की अनुमति दे दी। दूसरा है कि करेंसी नोटों का निर्गमन हो चुका था। दूसरा सरकारी बैंकर का काम, बैंक का काम है, तो ये सब तो पता ही है। 1963 में आरबीआई ने कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम की स्थापना करी थी, और ये कई तरीक़ों से मतलब कि नियंत्रण कर सकता है। नैतिक प्रभाव चयनात्मक, ये तो बताइए। सरकार आर्थोपाई ऋण मतलब वेस ऑफ मीन्स टू एडवांसेस आरबीआई से लेती है। आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजित में वृद्धि हो जाती है। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत आरबीआई करेंसी नोट जारी कर सकता है। 1957 में कुछ निर्गमन प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें टोटल 200 करोड़ उसको रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण होना चाहिए और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा शामिल है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों की शाखा विस्तार के नियमन व्यापार समापन करती है, तो ये सरल बात है। अब आते हैं बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान। तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया, भारत में पहला व्यापारिक बैंक जो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1986 में खोला गया था। फिर 1986 के बाद 1990 में खोला गया। बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान खोला गया था। ये सारे जो बैंक थे वो यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा प्रबंधित स्वामित्व दायित्व का पहला भारतीय बैंक जो था वो अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसे 1881 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना। 1840 में बैंक ऑफ मुंबई बना। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास मिला। 1921 में तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। विज्ञापन क्या है कि विथ यू ऑल द वे, ठीक है। ये भारत का पहला बैंक है जो कि 1 लाख के बाजार पूंजीकरण के साथ पहुंचा है, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई है। जीवन बीमा क्षेत्र में भी प्रवेश करने वाला यह पहला बैंक है। विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सबसे ज़्यादा कार्यालय हैं। भारत में लगभग 28 कार्यालय हैं, तो विदेशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं। 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ से ज़्यादा वाला ये जो भी बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जबकि 1969 में 50 करोड़ से अधिक वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सार्वजनिक बैंक वे बैंक होते हैं जो कि लगभग 51% तक मतलब कि शेयर होल्ड करते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल 91% पूंजी का है। मतलब जितना भी लोग पैसा जमा करते हैं 91% कंट्रोल है। पहले तो 17 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन 2020 में 12 रह गया है। और जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहले चरण, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक। एंड दूसरे चरण में जो राष्ट्रीयकृत बैंक था आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक। संघीय बजट 2020-21 में अनुसूचित बैंकों में जमा राशि धनराशि 1 लाख रुपये से बढ़ा के, बीमा कवर 1 लाख रुपये से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ये बीमा डिपॉजिट है ना, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी नियामक द्वारा प्रदान की जाती है। गैर निष्पादनकारी संपत्ति क्या होती है? वैसी परिसंपत्ति जो कि समय समय पर अपने ऋण का भुगतान नहीं करती, उसको इस श्रेणी में डाल दिया जाता है। ये 90 दिनों तक ऐसा हो रहा है तो उसको डाल दिया जाता है एनपीएस की श्रेणी में। दूसरा है कि बेसल मानक क्या होता है? बेसल मानक 1974 में बेसल समिति के द्वारा बनाई गई थी। इसमें लगभग 27 देश शामिल थे और यूरोपीय संघ के केंद्रीय बैंक भी सम्मिलित थे। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। बेसल में बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के कार्यालय हैं।
बेसल 1 to 3 मानक बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, जो बैंकों को आकस्मिक संकटों से निपटने के लिए कुछ सलाह प्रदान करता है। यानी कि इसके तहत ये था कि इसके बेसल थर्ड के तहत ये था कि 31 मार्च 2019 तक बेसल 3 को पूरी तरह मान लेना है, लेकिन कोविड आ गया था, इसलिए जनवरी 2023 तक इसको टाल दिया गया। इसके तहत है क्या कि कोर पूंजी का लगभग 8%, जबकि पूंजी पर्याप्तता का अनुपात 11.5% का लक्ष्य रखा गया था। बेसल 1 में सिर्फ ये 8% था और वर्तमान में 9% है, निर्धारित किया गया था। इसके तहत बैंकों के लिए अपने सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन को सार्वजनिक करना जरूरी हो गया है और अपने लिए एक जोखिम फंड भी बनाना पड़ेगा बैंकों को। बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? 1995 14 जून 1995 में बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई थी और वर्ष 2002 और 6 में इसका संशोधन भी किया गया था। ये मेनली जो ग्राहकों की शिकायतों को सुनने के लिए होता है। ये अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है और इसके जो आज्ञा होते हैं वो बाध्यकारी नहीं है। डिप्टी गवर्नर के पास, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पास भी इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। डिजिटल लेन देन के लिए 2019 में भी एक लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। ये 2007 की धारा 18 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित निम्नलिखित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि एमन गोई पुड़िया था, ग्राहक सेवा के लिए था। ए घोष समिति, बैंक में धोखाधड़ी। नरसिम्हन समिति, बैंकिंग वित्तीय सुधार। PR नायक समिति, लघु तथा मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करना। SS तारोपर समिति, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तन नेता। RV गुप्ता समिति, कृषि ऋण। RV रेड्डी समिति, छोटी बचत के लिए था। PR खन्ना समिति, गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के उद्देश्य। दीपक पारेख समिति, आधिकारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुधार के लिए। D सुब्बाराव समिति, मौद्रिक नीति। दामोदरन समिति, बैंकिंग सेवाओं में सुधार। न्यूनतम बैलेंस को अवधारणा को समाप्त करना तथा आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की सिफारिश। श्यामालाल गोपीनाथ यानी कि लघु बचत योजना के संदर्भ में। AK खंडेलवाल समिति, बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार। विमल जलान समिति, नए बैंक के परमिट के लिए नई प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करना। उर्जित पटेल समिति, मौद्रिक नीति। उषा थारोट समिति, देश के सभी गाँवों में वित्तीय सेवाएं। MB नायर समिति, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में विद्वान वर्गीकरण। नचिकेत मोर समिति, निम्न आय वाले परिवारों व छोटे व्यवसायों की वित्तीय सेवाएं। दीपक मोहंती समिति, वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य। तो ये हो गया था बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। बैंक दर किसको कहते हैं? बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या होता है? रेपो दर का क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर किसको कहते हैं? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर क्या होगा? रिवर्स रेपो दर में कमी करने से क्या होगा? और बचत बैंक दर क्या है और जमा दर क्या है? तो रिवर्स रेपो दर तो पता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पे क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक RBI को अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे और इससे बैंकों की तरलता में कमी आएगी। बाजार में तरलता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होगी। उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय में गिरावट आएगी, अर्थात समग्र मांग में गिरावट आएगी। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायता होगी। और रिवर्स रेपो दर में कमी करने पर जस्ट उल्टा होगा। नगद आरक्षित अनुपात क्या है? CCR है, यानी कि बैंकों को अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है RBI में, वो है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है साख सृजन क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। नगद आरक्षित अनुपात वृद्धि क्या है? तो ये चीज़ है। दूसरा है कि वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि हर एक बैंक को अपना एक तरल रखना पड़ता है, इसको SSR कहते हैं। और दूसरा है कि प्राइम लेंडिंग रेट, यानी कि जिस व्यक्ति का जोखिम एकदम शून्य है उसको कितना पे ऋण दे सकते हैं, वो बात करता है इस पर। आधार दर प्रणाली क्या होता है? कि इसको RBI ने PLR आधारित उधार दे प्रणाली को लागू कर दिया है जुलाई 2010 से, यानी कि कोई भी बैंक है वो PLR रेट से तो कम ऋण नहीं दे सकती है, यही बात है। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ये मेनली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में की गई थी। और गया, मुरादाबाद, गोरखपुर, भवानी, जयपुर कई जगह किया गया था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रबंधक बैंक की पूंजी लगती है, जो कि केंद्र सरकार 50 लगाता है, राज्य सरकार 15 लगाता है और प्रबंधक पे 35 लगाता है। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में नरसिम्हन समिति बनी हुई थी, जिन्होंने 4 स्तरीय अधिक्रम को स्थापित करने का सुझाव दिया था। और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष संस्था है। इसकी कैपिटल जो शुरुआत में थी वो 100 करोड़ थी, लेकिन 2021 तक में ये 15,000 करोड़ रुपये तक हो गया था।
इसमें भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है 50-50 की है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना शिवरमन कमेटी की संस्तुति के आधार पर किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी 12 जुलाई 1982 को और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण काम किए हैं। पहला किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरा है कि स्वयं सहायता समूह। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं। भारतीय वित्तीय संस्था, भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई 1 अप्रैल 1935। भारतीय औद्योगिक निगम 1948। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, स्टेट बैंक, यूनियन ट्रस्ट, भारतीय यूनियन ट्रस्ट मुख्यालय मुंबई है। इसकी स्थापना 1955 और इसको 1964 में हुआ था। कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 1982। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985। लघु उद्योग विकास बैंक 1990। निर्यात आयात बैंक जो है 1982। आवास बैंक 1988। ग्रामीण बैंक 1975 और फिर जीवन बीमा निगम जिसका मुख्यालय मुंबई है 1956 में स्थापित हुआ। भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम 1972। कृषि तथा ग्रामीण विकास निगम 1982। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संस्थान नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी और ये एक शीर्ष सहकारी संगठन है। मूल्य स्तर के स्थिरीकरण तथा बाजार में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संस्था भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद टेरिफाइड की स्थापना 1987 में हुई थी। भूमि विकास बैंक का भी आरंभ कब हुआ था? भूमि बंधन बैंक के रूप में हुई थी 1919 में ही ये हो गया था और ये एक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई थी। इसने अपना कार्यकाल 1 जुलाई 1966 में किया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसको IRBI कहते हैं, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी 20 मार्च 1985। द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था। ये एक प्रकार के कोष के सृजन का प्रावधान करता है। इसकी न्यूनतम राशि 5 लाख होनी चाहिए अपने और अगर किसी दूसरे को ऋण देगा तो लगभग 50,000 रुपये तक की राशि उधार दे सकती है या फिर आवास ऋण के मामले में 1.50 लाख रुपये तक की राशि को माइक्रो फाइनेंस माना गया है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना 1964 में की गई थी। संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया था और भारतीय यूनियन ट्रस्ट अब अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कंपनी हो गई है और इसकी परिसंपत्तियों का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक को दे दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय 7 जोनल कार्यालय हैं और 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और दिसंबर 2011 में LIC की चुकता पूंजी लगभग 5 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ रुपया कर दिया गया था। भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना जब भी हुई हो लेकिन इसका मुख्यालय हैदराबाद है और 17 मार्च 1997 को सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की और इसकी जो अधिकृत पूंजी थी 1000 करोड़ रुपये की थी जिसका मुख्यालय कोलकाता है।